जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम अंतरिक्ष में नजर रखने वाली भारत की आंखों दिगंतरा मिसाइल ट्रैकिंग वॉर पर चर्चा करेंगे। साथ ही समझेंगे भारत का रणनीतिक निकोबार एयरपोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और वो भी तब जब भारत इंडो पैसिफिक पर अपना ध्यान बनाए हुए है। इसके बाद हम आपको इन्फेंट्री वॉर के नए चेहरे अश्नि प्लाटून्स के बारे में बताएंगे और जानेंगे आखिर क्यों सेना आत्मघाती ड्रोन की खरीद को तेजी से आगे बढ़ा रही है। और अंत में मेरे विचार में मैं आपको इंडस्ट्रियलाइज्ड वॉर के बारे में बताऊंगा। रूस का चीन समर्थन से तैयार ड्रोन नेटवर्क का भारत के लिए क्या मतलब रखता है, सब पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम के यूजर ट्रायल का किया सफल परीक्षण। विभिन्न ऊंचाइयों और रेंज पर टारगेट्स को किया ध्वस्त। स्वदेशी 9 mm पिस्टल्स के 1 लाख यूनिट्स खरीदेगी सेना। रक्षा मंत्री ने जारी किया रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। पुराने ईशापुर मॉडल्स को बदलने की तैयारी। लॉकहीड मार्टिन ने मिसाइल उत्पादन तेज करने के लिए अमेरिकी कंपनी हेड्रिन से की साझेदारी। रोबोटिक फैक्ट्री एज अ सर्विस मॉडल से लागत और समय में होगी कटौती। यूएस नेवी की बड़ी उपलब्धि, यूएसएस सेंटा बारबरा से लूकस वन वे अटैक ड्रोन का पहला जहाज आधारित ऑपरेशनल इस्तेमाल। समुद्री अभियानों को मिली लो कॉस्ट अनमैन्ड स्ट्राइक क्षमता। नॉर्थरूप ग्रूमन ने मायरलैंड में मार्क 72 सॉलिड रॉकेट मोटर का किया सफल परीक्षण। यूएस नेवी के स्टैंडर्ड मिसाइल कार्यक्रम को मिलेगा बड़ा समर्थन। आधुनिक युद्ध में पहली लड़ाई जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। मिसाइल सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सबसे पहले मिसाइलों को पहचानता है, कौन सबसे बेहतर इन्हें ट्रैक कर पाता है और कौन सबसे तेज फैसला लेता है। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम बताएंगे कि मिसाइल ट्रैकिंग क्यों मायने रखती है, अमेरिका और चीन इसे कैसे करते हैं और भारत कैसे इस दिशा में स्वदेशी क्षमता खड़ी कर रहा है, और वो भी देसी स्टार्टअप दिगंतरा की मदद से। मिसाइल ट्रैकिंग समय निश्चितता और तनाव के बीच की दौड़ होती है। जैसे ही एक मिसाइल लॉन्च होती है, राष्ट्रीय कमांड अधिकारियों के पास यह तय करने के लिए केवल कुछ मिनट या सिर्फ कभी-कभी कुछ सेकंड ही होते हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि क्या यह एक परीक्षण है, एक पारंपरिक हमला है या फिर एक परमाणु हमला है। शुरुआती पहचान सुरक्षा बलों को लॉन्च पॉइंट का पता लगाने, मिसाइल की दिशा का अनुमान लगाने और टारगेट को एनालाइज करने का मौका देती है। इससे मिसाइल की रोकथाम, नेतृत्व की सुरक्षा, सिविल डिफेंस सक्रिय करने और सबसे जरूरी झूठे अलार्म से बचने में मदद मिलती है, जो न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत कर सकते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों, कई वॉरहेड्स और घातक हमलों के युग में मिसाइल सुरक्षा केवल इंटरसेप्शन पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये अंतरिक्ष में पहचान से शुरू होती है। अमेरिका दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली संचालित करता है। इसके अंतरिक्ष आधारित इंफ्रारेड सैटेलाइट्स कुछ ही सेकंड्स में मिसाइल लॉन्च को गर्मी की आंच का पता लगा लेती है। इस डेटा को ग्राउंड रेडार्स और नौसैनिक सेंसर्स के साथ जोड़ा जाता है, जो भूमि और समुद्र दोनों पर मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मजबूती से समर्थन देते हैं। अमेरिका की ताकत इसके सिस्टम की अतिरिक्तता, वैश्विक कवरेज
और वास्तविक समय में डेटा फ्यूजन में है। वहीं चीन ने मिसाइल के जल्दी चेतावनी प्रणाली में देरी से कदम रखा है, लेकिन अब वो तेजी से इस कमी को पूरा करने में जुटा हुआ है। चीन मिसाइल चेतावनी देने वाली सैटेलाइट्स को लंबी दूरी के रडार्स के साथ जोड़ रहा है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय ट्रैकिंग पर केंद्रित हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक वर्चस्व नहीं, बल्कि तेज प्रतिक्रिया, दूसरे हमले की विश्वसनीयता और रणनीतिक निश्चितता है। ऐसे में भारत की चुनौती बहुत अलग है। दो परमाणु संपन्न पड़ोसी, अलग अलग तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल और जटिल लॉन्च जियोग्राफीज। भारत का मिसाइल ट्रैकिंग इकोसिस्टम जमीन पर स्थित रडार, अंतरिक्ष उपकरण और बढ़ती हुई तेजी नवाचारों का मिश्रण है। इस संदर्भ में दिगंतरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिगंतरा अंतरिक्ष स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में माहिर है। ये सैटेलाइट मलबे और पृथ्वी की कक्ष में मौजूदा असामान्य चीजों की ट्रैकिंग करता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट पर निर्भर करती है, जिन्हें संघर्ष के दौरान जीवित रहना, स्थिति बदलना और भरोसेमंद रहना होता है। दिगंतरा ने सैन्य अंतरिक्ष क्षेत्र में विस्तार के लिए सीरीज बी फंडिंग राउंड में $50 मिलियन जुटाए हैं, जो इस वर्ष भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश सौदा है। यह स्पेस टेक कंपनी स्वदेशी अंतरिक्ष निगरानी को मजबूत करने के लिए अपने स्काउट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन का विस्तार करेगी, जिसके तहत 2026 से 27 तक 15 अतिरिक्त निगरानी उपग्रह और प्रारंभिक मिसाइल चेतावनी व सटीक ट्रैकिंग के लिए 2 एल्बाट्रॉस प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जाएंगे। स्काईगेट ग्राउंड सेंसर नेटवर्क और अहीरा एकीकृत स्पेस एंड ग्राउंड सिस्टम के साथ दिगंतरा रियल टाइम में खतरे की पहचान संभव बनाएगा, जिससे अहम उपग्रहों की सुरक्षा के साथ साथ मिसाइल डिफेंस और रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। अगर दुश्मन सैटेलाइट्स को अंधा कर दे या उन्हें खतरे में डाल दे, तो मिसाइल वार्निंग प्रणाली ध्वस्त हो जाती है और इससे बचाव के लिए दिगंतरा सटीक जानकारी प्रदान करके उस अंतरिक्ष परत की सुरक्षा में मदद करता है, जिस पर मिसाइल रक्षा निर्भर करती है। रणनीतिक रूप से ये संप्रभुता, लचीलापन और निर्णय लेने में विश्वास को मजबूत करता है, जो कि क्रेडिबल डिफेंस के स्तंभ है। तो अगला युद्ध शायद एक्सप्लोजन से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में डिटेक्टेड सिग्नल से शुरू हो सकता है। जिस तेजी के साथ मिसाइल्स की गति और तेज होती जा रही है और अंतरिक्ष विवादित होता जा रहा है, उस हिसाब से भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष खुफिया तंत्र अब केवल एक विकल्प नहीं रहा, यह एक रणनीतिक आवश्यकता भी बन चुका है। और यही है डायनेमिक्स ऑफ डिफेंस। भारत ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यह है निकोबार आइलैंड्स में एक नया हवाई अड्डा। यह सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश है, जिसका उद्देश्य भारत की समुद्री रक्षा को मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को और सुरक्षित करना है। डिफेंस डायनेमिक्स में आज हम आपको बताएंगे कि निकोबार क्यों महत्वपूर्ण है और भारत यहां अपनी पावर प्रोजेक्शन की योजना कैसे बना रहा है। भूगोल हमेशा से शक्ति का निर्धारक रहा है और बहुत कम जगह ऐसी हैं जो निकोबार आइलैंड जितने निर्णायक हों। निकोबार हिंद महासागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है और मलक्का स्ट्रेट से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक है। हर साल वैश्विक व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा और पूर्वी एशिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा भाग इसी संकरे समुद्र मार्ग से होकर गुजरता है। भारत के लिए यह भूगोल रणनीतिक लिहाज में बदल जाता है। निकोबार से इंडियन फोर्सेस इंडियन ओशन में प्रवेश करने या वहां से बाहर जाने वाले कमर्शियल जहाजों, नेवल मूवमेंट्स और सबमरीन ट्रैफिक पर नजर रख सकते हैं। यह केवल
सैद्धांतिक निगरानी नहीं है, बल्कि वैश्विक समुद्री मार्गों पर निरंतर वास्तविक नियंत्रण और समझ है। सैन्य दृष्टि से निकोबार एक फॉरवर्ड अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह कार्य करता है। मोबाइल नेवल प्लेटफॉर्म्स के विपरीत इसे बिना टकराव बढ़ाए पीछे नहीं हटाया जा सकता और ना ही आसानी से निष्क्रिय किया जा सकता है। ये भारत की उपस्थिति को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भीतर गहराई तक स्थापित करता है, आक्रामकता से नहीं बल्कि स्थान और जागरूकता के बल पर। ग्रेट निकोबार में बन रहा नया हवाई अड्डा पूर्वी हिंद महासागर में भारत की ऑपरेशनल गणना को मूल रूप से बदल देता है। ये लंबा और सुदृढ़ रनवे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स और हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के संचालन की अनुमति देता है। ऐसे प्लेटफॉर्म जिन्हें पर्याप्त लंबाई और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की आवश्यकता होती है। इससे भारत की निरंतर निगरानी, रैपिड फोर्स डिप्लॉयमेंट और मेनलैंड से दूर लंबे समय तक संचालन करने की क्षमता में विस्तार होता है। यह हवाई अड्डा भारत की प्रतिक्रिया समय सीमा को भी कम करता है। जो संसाधन पहले मेनलैंड के ठिकानों या श्री विजयपुरम से संचालित होते थे, वे अब सीधे रुचि वाले क्षेत्रों के करीब से उड़ान भर सकते हैं, जिससे ऑन स्टेशन टाइम बढ़ता है, ईंधन की समस्याएं घटती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है। ये सुविधा दक्षिण पूर्व एशिया में मानवीय सहायता, आपदा राहत और निकासी अभियानों के लिए भारत की क्षमता को भी मजबूत करती है। रणनीतिक योजना में लॉजिस्टिक्स की शक्ति होती है और निकोबार इंडो पैसिफिक के किनारे पर वही शक्ति भारत को प्रदान करता है। निकोबार का विकास अलग थलग होकर नहीं किया जा रहा। ये भारत के इंटीग्रेटेड मिलिट्री इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसकी धुरी एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड है। नया हवाई अड्डा वायु शक्ति को नौसेना और थल सेना के लिए निर्बाध एकीकरण की क्षमता देता है। निकोबार से संचालित मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट विशाल समुद्री क्षेत्रों की सतह के जहाजों और पनडुब्बियों की निगरानी कर सकते हैं, जबकि लड़ाकू विमान वायु सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। कोस्टल रडार चेन्स, समुद्र के नीचे लगे सेंसर नेटवर्क और अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणालियों के साथ मिलकर निकोबार सी कंट्रोल, सी डिनायल और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के लिए एक अग्रिम केंद्र बन जाता है। ये बहुस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत क्षेत्रीय गतिविधियों को केवल देखे ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर तेजी और विश्वसनीयता के साथ प्रतिक्रिया भी दे सके। रणनीतिक दृष्टि से निकोबार समय और दूरी को संकुचित करता है। ये भारत को पहले देखने, तेजी से निर्णय लेने और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्थिरता मजबूत होती है और गलत आकलन की संभावना भी कम होती है। ये एयरपोर्ट मिलिटराइजेशन के बारे में नहीं है, ये शक्ति के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करने की बात है। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक दुनिया का प्रमुख रणनीतिक रंगमंच बनता जा रहा है, निकोबार में भारत की अग्रिम उपस्थिति एक बात स्पष्ट रूप से संकेत देती है: इंडियन ओशन आजाद, सुरक्षित और संतुलित बना रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना आत्मघाती ड्रोन, जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है, इनकी खरीद को तेजी से आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये केवल नए हथियार के खरीदने की बात नहीं है, ये युद्ध के मैदान में एक नई अवधारणा के उदय का संकेत है, जिन्हें हम अश्नि प्लाटून्स के नाम से जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि अश्नि प्लाटून क्या है, सेना आत्मघाती ड्रोन्स पर इतना बड़ा निवेश क्यों कर रही है और ये बदलाव इन्फेंट्री वॉरफेयर के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल रहा है। आधुनिक युद्ध क्षेत्र खुलेपन को दंडित करता है। आज इन्फेंट्री यूनिट्स लगातार दुश्मन के ड्रोन्स की निगरानी, प्रिसीजन आर्टिलरी गाइडेड बाय सेंसर्स की मार
और ऐसे मजबूत ठिकानों का सामना कर रही है जिसे सीधे हमले झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक रणनीतियों जैसे फायर और मूव के साथ दूरी पाटना अब कहीं अधिक हताहतों का जोखिम लेकर आती है। आत्मघाती ड्रोन इस संतुलन को मूल रूप से बदल देते हैं। लॉइटरिंग मिनिशंस इन्फेंट्री कमांडर्स को ऊपर से युद्ध क्षेत्र देखने, दुश्मन की स्थिति को रियल टाइम में पहचानने और बिना सैनिकों के सीधे फायर के सामने लाए सटीक प्रहार करने की क्षमता देते हैं। ये प्रणालियां पूरी किल चेन को कंप्रेस कर देती हैं। जो काम पहले पैदल सेना, तोपखाने और उच्च मुख्यालय के बीच समन्वय से होता था, अब वही एक प्लाटून कुछ ही सेकंड में कर सकती है। बंकर्स, स्नाइपर नेस्ट, व्हीकल कॉलम्स और कमांड पोस्ट जैसे लक्ष्य संपर्क स्थापित होने से पहले ही निष्क्रिय किए जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सहित हालिया अभियानों से भारतीय सेना के लिए एक बात तो साफ है कि भविष्य की इन्फेंट्री लड़ाई इस बात से तय होगी कि कौन पहले देखता है, कौन पहले वार करता है, ना कि इससे कि कौन अधिक संख्या में आगे बढ़ता है। अश्नि प्लाटून्स इस बात का संकेत है कि भारतीय सेना सबसे निचले सामरिक स्तर पर लड़ने के अपने ढांचे और सिद्धांत दोनों में बड़ा बदलाव कर रही है। परंपरागत रूप से एक प्लाटून छोटे हथियारों और लाइट सपोर्ट वेपन्स पर निर्भर रहती थी, जबकि सटीक और भारी फायर पावर उच्च स्तर की इकाइयों से आती थी। अश्नि प्लाटून्स इस मॉडल को तोड़ते हैं क्योंकि इनमें ड्रोन आधारित प्रहार क्षमता शामिल की गई है, जिन्हें सीधे पैदल सेना की इकाई में शामिल किया गया है। प्रत्येक अश्नि प्लाटून को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स, रिकॉनेसेंस यूएवीज, ट्रेन्ड ऑपरेटर्स और डिजिटल टारगेटिंग सिस्टम्स के साथ काम कर सके। इससे प्लाटून कमांडर्स को अपनी खुद की हवाई आंखें और सटीक प्रहार के साधन मिल जाते हैं, वो भी तोपखाने या वायु सहायता पर निर्भर हुए बिना। ये प्लाटून्स सेल्फ कंटेन्ड कॉम्बैट सिस्टम्स में बदल जाती हैं। ये इलाके की निगरानी कर सकती हैं, दुश्मन की स्थिति को जकड़ सकती हैं, सटीक हमले कर सकती हैं और खुद नुकसान का आकलन भी कर सकती हैं। वो ये सब अपने ही कमांड लूप के भीतर कर सकती हैं, जो इन्हें बहुत खास बनाता है। ये क्षमता विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, घने शहरी इलाकों, जंगलों और विवादित सीमाओं पर निर्णायक साबित होती है, जहां पारंपरिक फायर सपोर्ट में देरी या प्रतिबंध हो सकता है। अश्नि प्लाटून्स इन्फेंट्री यूनिट्स को ज्यादा जिम्मेदारी से, तेजी से और कम नुकसान के साथ लड़ने की ताकत देते हैं। अश्नि प्लाटून आधुनिक युद्ध के एक सच सबक को दर्शाते हैं। अब संख्या से अधिक गति और सटीकता मायने रखती है। सुसाइड ड्रोन को प्लाटून स्तर तक उतारकर सेना यह सुनिश्चित कर रही है कि छोटे से छोटा दस्ता भी खतरों की पहचान कर सके, पहले प्रहार कर सके और सैनिकों को सीधे फायर के खतरे में डाले बिना सामरिक बढ़त हासिल कर सके। अश्नि प्लाटून्स की शुरुआत भारत की लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन में व्यापक परिवर्तन का संकेत है। भारतीय सेना अब भारी मानव संसाधन, लीनियर असॉल्ट से हटकर नेटवर्क सेंसर ड्रिवन संचालन की ओर बढ़ रही है। ये सफलता इंफॉर्मेशन डोमिनेंस और सटीक प्रहार पर निर्भर करती है। आत्मघाती ड्रोन अब इन्फेंट्री आर्म का विस्तार बन चुके हैं, जो आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स और सर्वेलेंस एसेट्स के साथ तालमेल बिठाते हैं। सामरिक स्तर पर यह दुश्मन के लिए आक्रमण की लागत बढ़ा देता है। छोटे भारतीय यूनिट्स भी लगातार दबाव डाल सकते हैं, दुश्मन की गतिशीलता बाधित कर सकते हैं और सुरक्षित ठिकानों को निष्क्रिय भी कर सकते हैं। कोई सुरक्षित गहराई नहीं, कोई अप्रकट मार्ग भी नहीं। रणनीतिक स्तर पर अश्नि प्लाटून्स निवारक क्षमता को मजबूत करती हैं। कुल मिलाकर दुश्मन को अब यह मान लेना चाहिए कि उनकी किसी हरकत के लिए हर निगरानी यूनिट, हर प्लाटून और हर अग्रिम स्थिति के पास ताकत, सटीक प्रहार क्षमता मौजूद है। भविष्य के संघर्षों में
इन्फेंट्री केवल क्षेत्र को धारण नहीं करेगी, बल्कि वे ऊपर से लड़ाकू क्षेत्र पर प्रभाव भी स्थापित करेगी। अश्नी प्लाटून कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, वह आज के बनाए जा रहे युद्ध क्षेत्र का सच है। जैसे जैसे युद्ध तेज, अधिक घातक और अत्यधिक सटीक होता जा रहा है, भारतीय सेना ये सुनिश्चित कर रही है कि उसकी पैदल सेना केवल मौजूद ही ना रहे, बल्कि पूरी तरह प्रभावी और निर्णायक बनी रहे। तो आज मेरे विचार में हम बात करेंगे रूस और चीन के इंडस्ट्रियल गठजोड़ की, जिसका असर यूक्रेन पर हो रहा है। दरअसल जो आज हम देख रहे हैं वो सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़े जाने वाले युद्ध तक सीमित नहीं है, ये औद्योगिक स्तर पर लड़ा जा रहा एक इंडस्ट्रियल वॉर है। रूस की ड्रोन क्षमता में आई तेजी किसी अलग थलग प्रक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे चुपचाप काम कर रहा है चीन का विशाल सिविल मिलिट्री टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, जिसके जरिए प्रभावित हो रही है यूक्रेन की लड़ाई। बड़ी बात यह है कि इसे औपचारिक रूप से सैन्य सहायता भी नहीं कहा जा सकता। इसने रूस के तेज, टिकाऊ और कम लागत वाले युद्ध क्षमता को पूरी तरह से बदल दिया है। यही युद्ध का नया मॉडल भी है, सस्ते, उपयोग किए हुए और लगातार बदले जा सकने वाले सिस्टम्स जो महंगे प्लेटफॉर्म्स को मात देते हैं। कुछ ही डॉलर का एक ड्रोन और वहीं वायुसेना का एक फाइटर जेट जो कई मिलियन डॉलर्स का आता है। सबसे पहले यह भारत के दो मोर्चे वाली चुनौती को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। जिस चाइनीज इकोसिस्टम को रूस सक्षम कर रहा है, वो बहुत ही आसानी से पाकिस्तान का समर्थन भी कर सकता है या फिर सीधे सीधे खुद पीएलए द्वारा भारत के विरुद्ध अभियानों में लगाया जा सकता है। भारत को जिस ड्रोन खतरे का सामना करना होगा वो सीमित या चुनिंदा नहीं होगा, वो बड़े पैमाने पर उत्पादित, लगातार मौजूद रहने वाला और बहुस्तरीय होगा। दूसरा, ये प्रतिरोधक क्षमता के प्रभाव पर नए सिरे से सोचने को मजबूर भी करता है। पारंपरिक बढ़त जैसे बख्तरबंद बल, तोपखाना, मानव युक्त वायु शक्ति को कम लागत वाले ऑटोनोमस सिस्टम्स के झुंड द्वारा तबाह भी किया जा सकता है। भारत को ये मानकर चलना होगा कि भविष्य के संघर्ष मिसाइलों से नहीं, बल्कि हजारों ड्रोन्स द्वारा रक्षा प्रणालियों को परखने से शुरू होगा। तीसरा, ये भारत के हालिया डॉक्ट्रिनल शिफ्ट को सही ठहराता है। इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशंस, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, अश्नी प्लाटून और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस स्टार्टअप कोई वैकल्पिक मॉडर्नाइजेशन परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व के उपकरण हैं। फ्यूचर वॉरफेयर में टिके रहने के लिए भारत को केवल प्रभावशाली प्लेटफॉर्म्स दिखाने पर नहीं, बल्कि पर्याप्त मात्रा में लचीलापन और डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स विकसित करने पर ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर ये एक रणनीतिक सच्चाई को रेखांकित करता है कि आज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ही कॉम्बैट पावर है। जो देश नागरिक निर्माण क्षमताओं को तेजी से सैन्य उत्पादन में बदल सकते हैं, वही फ्यूचर वॉरफेयर में बढ़त भी हासिल करेंगे। भारत के लिए इसका अर्थ है कि अपने कमर्शियल, टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और प्राइवेट इंडस्ट्री को सीधे रक्षा योजनाओं और तैयारी के साथ जोड़ना होगा। रूस चीन ड्रोन इक्वेशन कोई दूर की यूरोपीय कहानी नहीं है, ये उन युद्धों की झलक है जिनके लिए भारत को तैयार रहना होगा। तेज, मानव रहित और औद्योगिक पैमाने पर लड़े जाने वाले युद्ध के लिए। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। अपने कमेंट्स सोशल मीडिया पर #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।